कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी से जो अपनी पेन से कुछ लिख रहा होता है। वो खुद का परिचय देता है, मैं हूँ शार्टिया वोंडा क्रेप्सली, एनक्स एम्पायर का महान चांसलर। वो आगे बताता है कि उसने हमेशा अपने मास्टर की सेवा करना ही बेहतर समझा, बजाय इसके कि वो वैम्पायर्स का राजा बनकर राज करे। तभी उसके सामने एक मैजिकल बुक हवा में तैरने लगती है जो एक जटिल मैजिक सर्कल के ऊपर खुली है। शार्टिया बोलता है, मैं ये रिकॉर्ड छोड़ने की हिम्मत कर रहा हूँ ताकि अपने मास्टर की असीम उपलब्धियों को दर्ज कर सकूं। और यहीं से उसकी कहानी शुरू होती है। एक दिन आसमान में पर्पल लाइटनिंग की तेज चमक के बीच अचानक एक आदमी दूसरे दुनिया से प्रकट होता है। उसके साथ एक भयानक दृश्य भी आता है, एक विशाल ड्रैगन जो पूरे कॉन्टिनेंट ऑफ अनुक्स पर हमला कर देता है। पर मास्टर उसे हरा देते हैं और ड्रैगन को मार गिराते हैं। जीत की खुशी में भीड़ खुशी से चिल्ला रही है, ग्रेट अनुक्स एम्पायर के सम्राट की जीत का जश्न मना रही है। चांसलर क्रेप्सली अपने सम्राट के पास जाता है और उन्हें जीत की बधाइयां देने लगता है और गर्व से कहता है, अब सभी डायमेंशंस आपके कदमों के नीचे हैं महाराज। लेकिन एम्परर थके हुए स्वर में वही शब्द दोहराता है, सभी डायमेंशंस। फिर भी अंत में कोई नहीं जानता मेरे असली घर के बारे में। क्रेमलिटी उसकी आंखों में झांकता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर मास्टर को क्या तकलीफ है। फिर वो नरेशन जारी रखता है, मेरे मास्टर को इस दुनिया में आए हुए केवल 50 साल हुए थे और उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट को जीत लिया। और वो मेरे मास्टर है जो सबसे ऊपर है। वो एक ऐसा अस्तित्व था जो सिर्फ एक विचार से मिलियंस ऑफ डेड को आदेश दे सकता था। उसकी सोर्ड्समैनशिप इतनी घातक थी कि वो पहाड़ों को चीर दे और समंदरों को 2 हिस्सों में बांट दे। वो था एम्परर ऑफ द एनक्स एम्पायर, एक ऐसा इमॉर्टल जो मृतकों का राजा था और जीवितों पर शासन करता था। क्रेमली कहता है, कितने ही नाम उसे दिए गए पर कोई भी उतना उपयुक्त नहीं था जितना उसका अपना नाम है। असंख्य जीव उसके सामने घुटनों पर झुक गए। जिन्होंने उसे चुनौती दी वो सब अनडेड बनकर हमेशा के लिए उसके अधीन हो गए। वो अपराजेय था। उसने ड्रैगन्स को हराया, डीमन किंग और 7 ग्रैंड ड्यूक्स ऑफ डीमन वर्ल्ड को पराजित किया। मुरिन वर्ल्ड में भी अपनी जीत की पताका लहराई, डीमोनिक लॉर्ड एंड मुरिन अलायंस को पैरों के नीचे रौंद दिया। यहाँ तक कि स्पिरिट किंग जो वर्ल्ड ट्री की रक्षा करता था उसे भी झुका दिया। कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो पाया, यहाँ तक कि सभी जुड़े हुए डायमेंशंस भी उसके अधीन हो गए। लेकिन क्रेमली सोचता है, मेरे जैसा साधारण व्यक्ति कैसे उन्हें समझ सकता है और मास्टर की इच्छा को, क्योंकि वो असल में सिर्फ एक चीज चाहता था, अपने घर लौटना, अर्थ पर। वो हर डायमेंशन में भटका पर घर लौटने का रास्ता नहीं मिला। थककर उसने अपने सभी वॉर जनरल्स को बुलाया और अपने थ्रोन से बोला, अब मैं थक गया हूँ, मैं एक गहरी नींद में जाना चाहता हूँ। उसके फॉलोअर्स चौंक गए। एक ने पूछा, आपका मतलब क्या है महाराज? एक और जो स्केलेटल लिग जैसा दिख रहा था बोला, हम आपकी वापसी का रास्ता खोजते रहेंगे। लेकिन एम्परर ने धीरे से कहा, अब लौटने का कोई अर्थ नहीं, लगभग 300 साल बीत चुके हैं। मेरे प्रिय परिवार और दोस्त जिनकी याद अब भी आती है वो सब अब बूढ़े हो गए होंगे, बीमार पड़े होंगे बाकिनार और मर चुके होंगे। उसने ठंडे स्वर में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर आदेश दिया, अब सब लोग एक ही लक्ष्य पर ध्यान दो, मेरे लिए इटर्नल रेस्ट का रास्ता खोजो। महल में रोने की आवाजें गूंज उठीं, लेकिन सम्राट का आदेश कोई चुनौती नहीं दे सका। आखिरकार सीनियर लाइचस ने एक मैजिक सर्कल बनाया जो सब कुछ निगल जाने वाला था। एम्परर उस सर्कल की ओर देखता है और मुस्कुराकर कहता है, शायद अब मैं उन्हें फिर से देख सकूं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, अकेला। पीछे से क्रेमले चिल्लाता है, महाराज मैं मरकर भी आपकी सेवा करूंगा। और जैसे ही एम्परर ने उस चमकते हुए सर्कल में कदम रखा, सब कुछ खत्म होता दिखाई दिया। या फिर ऐसा क्रेमली को लगा। मे बी लॉर्ड के पीछे पीछे मैजिक सर्कल में आ गया। अचानक एक चमकदार रोशनी फैली और किसी ने पूछा, अरे लाइट्स किसने बंद की? अब हम देखते हैं, वही एम्परर, लेकिन अब एक नए शरीर में, जिसका नाम है कांग जून। वो अपनी बाहों में एक बेबी गर्ल ले खड़ा है और गुस्से में क्रेमली को डांट रहा है। मैंने कितनी बार कहा है, जब मैं घर पर हूँ तो लाइट्स ऑन रखो। क्रेमली, जो अब मॉडर्न स्पोर्ट्सवेयर पहने हुए है, सिर पकड़कर बोला, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरे स्वामी, सबसे अंधेरी रात में भी एक मोमबत्ती सूरज से ज्यादा चमकती है। कांग जून उसे घूरता है, अगर तुम्हें अपनी बात विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट से शुरू करनी पड़ रही है तो बेहतर है कुछ मत बोलो। क्रेमली शर्मिंदा होकर गला साफ करता है। फिर वो पूछता है, महाराज इतनी देर रात आप अभी तक सोए क्यों नहीं? कांग जून जवाब देता है, एक टॉयज से भरे कमरे में। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं कैसे सोऊं जब ये बच्ची नहीं सो रही? क्रेमली झुककर माफी मांगता है, क्षमा करें महाराज, मैंने गलती करी है, आप चाहे तो मेरी जान भी ले सकते हैं ये सब। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था। कांग जून झल्लाकर कहता है, इतना मत चिल्लाओ, अगर ये रोने लगी तो। और तभी बच्ची सच में जाग जाती है और जोर से रोने लगती है। दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। कांग जून गुस्से से बोलता है, देखा, अब इसे तुम ही संभालो। क्रेमले कहता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शायद उसे भूख लगी है। कांग जून जवाब देता है, मैंने अभी अभी उसे बेबी फूड खिलाया है। क्रेमले फिर बोला, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शायद उसकी डायपर बदलनी हो। कांग जून झुंझलाकर कहता है, वो बिल्कुल साफ है। आखिर क्रेमली बोल ही देता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी छोटी समझ से परे है कि ये क्यों रो रही है। कांग जून ठंडी नजर से देखता है और बोलता है, यूजलेस एज ऑलवेज। बेचारा मन में ही, अब इसमें मेरी क्या गलती। कुछ देर बाद क्रेमली अपने रिकॉर्ड में लिख रहे हैं। जैसे ही वो लिख रहे थे, अचानक उन्हें एक अर्जेंट कॉल आता है जिससे वो चौंक जाते हैं। कांग जून की आवाज सुनाई देती है, लेट नाइट स्नैक आया है
और ये उनके लिए उनकी सिस्टर ने ऑर्डर किया है। क्रेमली की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठती है जब वो सुनता है स्नैक। कैंगजुन बताता है कि ये चिकन है। क्रेमली तुरंत कमरे से बाहर भागता है, जोर जोर से चिल्लाते हुए चिकन, और पीछे छोड़ देता है पार्दे अपनी खुली हुई बुक। नरेशन फिर बुक से जारी रहती है। क्रेमली बताता है कि मैजिक सर्कल के फेलियर के कारण उनके मास्टर आखिरकार अपने होमलैंड लौट आए, जिसको उन्होंने इतने समय से तरसा था। बुक में लिखा है कि उस जगह पर एक ऐसी प्रेजेंस थी जिसकी कल्पना थी उनके मास्टर ने कभी नहीं की थी, खासकर क्योंकि उन्होंने कभी शादी नहीं की थी और कभी लवर नहीं रखा। सीन में दिखाया जाता है एक रेड हेयर टाई जो प्रिंसेस की ओर संकेत करती है। वर्तमान में तीनों तो कैंगजून, क्रेमली और बेबी सियोल चिकन खाते हुए बैठे हैं। क्रेमली कहता है चिकन हमेशा डिलिशियस होता है। तभी सुबुबिन, कांगजून की सिस्टर आती हैं और क्रेमली से कहती हैं कि वो खूब खाएं। सुबुबिन बेबी सियोल को होल्ड करके फीड करने की ऑफर देती हैं ताकि क्रेमली आराम से खा सके। सुबुबिन पूछती हैं कि क्या क्रेमली आज फिर घर पर ही रहे और इशारा करती हैं कि वो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं। कैंगजून खाना खाते हुए जवाब देता है कि वो कंफर्टेबल हैं क्योंकि वो घर पर थे और वह वास्तव में कंफ्यूज नहीं है। सुबुबिन कंसर्न से देखती हैं और कहती हैं कि कांगजून सच में कंफ्यूज हैं, खासकर इतने बड़े इवेंट्स के बाद। कैंगजून इंसिस्ट करता है कि वो ठीक हैं। सुबुबिन इंटरप्ट करती हैं, प्रिटेंड मत करो कि ठीक हो, बस मैं खुश हूँ कि तुम अलाइव वापस आए। वो याद दिलाती हैं कि कांगजून पहले गेट इंसिडेंट के समय गायब हो गए थे और सालों तक ट्रैप्ड रहे, इसलिए तुरंत ठीक होना अनयूजुअल नहीं है। कैंगजून सब ठीक करने की कोशिश करते हुए बताते हैं कि वो गेट में ट्रैप नहीं थे, बल्कि अचानक कॉन्टिनेंट ऑफ अनॉक्स में समन हुए थे। लिटिल सियोल को देखा कितनी घोर से सुन रही है, सुबुबिन सार्कास्टिकली पूछती हैं, क्या आप फिर से उस इनक्रेडिबल एम्परर की बातें शुरू करने वाले हो? कैंगजून कंफर्म करता है, ये सच है। डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर आता है, ली कांगजुन, एम्परर ऑफ एनॉक्स, जिसे काट कर लिखा था गेट सर्वाइवर अनएम्प्लॉयड। लिटिल सियोल भी एक्ट करने लगती है जैसे उसी की बात चल रही हो। सुबुबिन फिर क्रेमली की ओर इशारा करती हैं और पूछती हैं कि ये बूढ़ा आदमी कौन है। क्रेमली अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। कैंगजुन एक्सप्लेन करता है, क्रेमली की उनका क्लोज असिस्टेंट और जिसको भी काट कर लिखा था अनदर गेट सर्वाइवर अनएम्प्लॉयड है। क्रेमली भी जोड़ता है कि एक लॉयल सर्वेंट के रूप में उन्होंने ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर संभाले। सुबुबिन, कांगजुन की एल्डर सिस्टर, समझते हुए सिर हिलाती हैं। फिर वो साई करती हैं और कहती हैं कि अधिकांश गेट सर्वाइवर्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के कारण मेंटल ब्रेकडाउन या स्पीच लॉस से सफर करते हैं। वो रिलीफ जताती हैं कि कैंगजुन और क्रेमली सिर्फ माइल्ड डिल्यूजन से सफर कर रहे हैं। कैंगजुन अनॉयड होकर कहता है, चाहे तुम मेरी सिस्टर ही क्यों ना हो, मुझे क्रेजी कहना रूड है। सुबुबिन रियश्योर करती हैं, ठीक है, 3 साल बाद वापस आए हो, एडजस्टमेंट मुश्किल होना नॉर्मल है। सुबुबिन एनकरेज करती हैं, तुम्हारे पास सियोल है और अभी भी यंग हो, बस ट्रीटमेंट पर फोकस करो। फिर वो कहती हैं कि वो खुद मैनेज करेंगी जब तक कैंगजून खुद एडजस्ट नहीं कर लेते। सुबुबिन क्रेमली से कहती हैं कि वो जब तक चाहें उनके साथ रह सकते हैं। क्रेमली धन्यवाद करते हैं, डीप ग्रेटिट्यूड सुबिन मामा। कांगजुन देखते हैं और बेबी सियोल भी कुछ आवाज करती है। सियोल अनटाइट बिब पकड़ती है। कांगजुन कहता है कि वो इसे टाई कर देंगे। कांगजुन बिब स्ट्रिंग्स होल्ड करते हुए बताता है, पहले वो पर्सनली हाई ट्रीजन के लिए इस्तेमाल होने वाले नॉट्स बनाते थे। सेल इनोसेंट फेस से उन्हें रिपीट करने की कोशिश करती है। कांगजुन सीरियस होकर कहता है, वॉच क्लोजली, और चिकन नेक होल्ड करके बिब स्ट्रिंग्स का डेमोन्स्ट्रेशन देता है। सुबुबिन अचानक आती हैं, चौंक कर उसे रोकती हैं। क्या तुम बेबी से ऐसा कह रहे हो? कांगजुन कामली जवाब देते हैं, बस पैटर्नल एजुकेशन दे रहा था। सुबुबिन एंग्री होकर सियोल का फेस साफ करती हैं और कहती हैं, अब कभी भी स्केरी स्टोरीज मत सुनाना। कांगजुनस, ये बहुत मुश्किल है। फिर जेंटली सियोल का फेस सम करता है। सुबुबिन कमेंट करती हैं, सियोल को अपने फादर का टच पसंद है। कांगजुन बेबी होल्ड करके अनाउंस करता है कि अब उसे रूम में सुला देंगे। वह धीरे से बेड में रखता है और सोचता है कि ये बच्ची तब जन्मी थी जब वो मिसिंग था। कांगजुन याद करता है कि सुबुबिन ने बेबी होल्ड करते हुए कहा था, नाम है ली सियोल, उसकी मदर चाइल्ड बर्थ में मर गई जब तुम मिसिंग थे। कांगजुन मेमोरी में रिप्लाई करता है, ये 300 साल पहले था। सुबुबिन समझते हुए कहती हैं, मैं समझ गई, अभी भी तुम्हारी बेटी है, ठीक से ट्रीट करना। वर्तमान में कांगजुन सोती हुई सियोल के पास बैठते हैं, आर्म्स क्रॉस करते हुए सोचते हैं कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। कांगजुन याद करते हैं अपने प्रीवियस वर्ल्ड की मेमोरी। सनसेट के फील्ड में क्रेमली ने पूछा था कि अगर होमलैंड लौट सकते हो तो क्या करना चाहोगे। कांगजुन सोचते हैं और रिप्लाई करते हैं कि वो चाहते हैं कि एक क्वाइट और ऑर्डिनरी लाइफ जी, जहां कोई उनकी एग्जिस्टेंस नोटिस न करे, बस शांति से जीना चाहता हूँ। वर्तमान में कांगजुन लिटिल सियोल को कम्बल से ढकते हैं और सोचते हैं कि अपने बच्चे को पालना और जीवन जीना भी उसी तरह की ऑर्डिनरी लाइफ का हिस्सा हो सकता है। कांगजुन उठते हैं और उनकी नजर पास में रखे कुछ पेपर्स पर पड़ती है। उन्होंने उन्हें उठाया और देखा कि वो बिल्स और पेमेंट नोटिसेस का कलेक्शन है, जिसमें एक लेट पेमेंट नोटिस भी शामिल है। अगले दिन दोपहर कांगजुन अलग शर्ट पहनकर स्पून पकड़े हुए दिखाई देते हैं। गंभीर स्वर में अनाउंस करते हैं, लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। सीन में कांगजुन सॉल को स्पून से फीड कर रहे हैं और पीछे क्रेमली खड़ा है। क्रेमली सुनता है कि कांगजुन कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है। क्रेमली चिंता में सोचता है कि ये प्रॉब्लम कैसी होगी। कांगजुन पुष्टि करते हैं और फिर सॉल से पूछते हैं, फूड अच्छा है? बेबी सॉल एफर्मेटिव रिप्लाई देती है। क्रेमली अपने आप में शॉक में सोचते हैं, क्या महान एब्सोल्यूट मास्टर ने सच में प्रॉब्लम शब्द कहा? कांगजुन क्रेमली से कहता है कि वो डॉक्यूमेंट जोर से पढ़ें। क्रेमली पेपर्स पकड़ते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। अनपेड फोन बिल्स का डेट कलेक्शन नोटिस। कांगजुन कहते हैं नेक्स्ट। क्रेमली आगे पढ़ते हैं
लेट पेमेंट के कारण वाटर शट ऑफ नोटिस। फिर अगला इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सस्पेंशन नोटिस। फिर ओवरड्यू बैलेंस के कारण गैस शट ऑफ वार्निंग। कांग जुन उन्हें रोकते हुए कहते हैं बस बस भाई बस इतना ही, और सॉल को फीड करना जारी रखते हैं। क्रेमली अपोलोजाइज करते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट सिर्फ लेट पेमेंट्स डिमांड कर रहे हैं तो कांग जुन कंफर्म करते हैं कि क्रेमली सही है और जोड़ते हैं कि उनकी सिस्टर ने कुछ नहीं बताया, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन पूरी तरह से मेस्ड अप लग रही है। क्रेमली सोचते हैं कौन होगा जो रॉयल फैमिली के मेंबर से पेमेंट डिमांड करने की हिम्मत करेगा, और सजेस्ट करते हैं कि टेम्पररी टैक्स रेट्स बढ़ा सकते हैं या नोबल्स और रीजनल लॉर्ड्स पर प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगा सकते हैं। कांग जुन हंसी को रोकता है, फिर हेड पकड़कर जोर से हंसने लगता है। क्रेमली हॉरिफाइड होकर सोचते हैं मास्टर के साथ क्या गलत है। कांग जुन मिस्चिवस स्माइल के साथ कहते हैं तुम पूरी तरह रॉन्ग हो, और समझाते हैं अगर हम अर्थ की स्थिति को एनॉक्स के सोशल क्लासेस से कंपेयर करें तो हम बेरेली स्लेव्स या कॉमनर्स के लेवल पर हैं। कांग जुन फिंगर पॉइंट करते हुए आगे बताते हैं हमें कठिन मेहनत और सर्विस सहनी होगी और रूलिंग क्लास से सर्वाइवल के लिए थोड़ा पैसा मिलेगा। क्रेमली एक्सट्रीम शॉक्ड दिखते हैं, सोचते हैं मैं रॉयल वैम्पायर लिनिएज का हिस्सा हूँ, वैम्पायर लॉर्ड और ग्रैंड ड्यूक की टाइटल प्राप्त कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ एक स्लेव। क्रेमली स्टैगर करते हैं और खुद को कंपोज करने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि ट्रू फॉलोअर को क्राइसिस में भी लॉयल्टी प्रूव करनी चाहिए। क्रेमली कांग जुन के सामने नील करते हैं और अनाउंस करते हैं मैं आपकी मदद करूंगा नया एम्पायर स्थापित करने में, ताकि आप फिर से थ्रोन पर असेंड कर सकें। कांग जुन इंडिफरेंट रिप्लाई देते हैं जैसा चाहो करो। कांग जुन साई करते हैं और सॉल होल्ड करते हुए कहते हैं हमें पैसे कमाने होंगे। लेटर सीन में कांग जुन सॉल को बेबी फूड फीड करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि माउथ ओपन करे, लेकिन सॉल रिफ्यूज कर देती है। सुबिन अपीयर होती है, देखती हैं कि उन्होंने खास ब्लैक सेसमी सीड्स के साथ बेबी फूड बनाया था, लेकिन लगता है सॉल को पसंद नहीं। कांग जुन याद करते हैं चाइल्ड रिफ्यूज करे तो फोर्स नहीं करना चाहिए, बल्कि ईटिंग प्रोसेस को प्ले की तरह इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। कांग जुन डिसाइड करते हैं चलो गेम खेलते हैं। सॉल और सुबिन उत्साहित होकर उन्हें देखते हैं। कांग जुन एक्सप्लेन करते हैं ये कंपटीशन है कि कौन अपनी फूड को बेहतर च्यू और स्वॉलो कर सकता है। कांग जुन स्पून उठाते हैं, आंखों में शाइन, और कहते हैं अगर तुम जीतोगी तो आज जो चाहो कर सकती हो, क्या चैलेंज एक्सेप्ट करती हो। साउल की आंखें एक्साइटमेंट से चमकती हैं और वो जोर से स्क्रीम करती है यस। सुबिन स्माइल करती है और इनकरेज करती हैं खाओ और अपने पिता को हरा दो। सॉल उत्साहित होकर देखती है। कांग जुन मिस्चिवस स्माइल देते हैं और सोचते हैं वो बहुत स्लो है। कांग जुन पास्ट याद करते हैं अनॉक्स कॉन्टिनेंट में थ्रोन होने का मेमोरी। वो कहते हैं एब्सोल्यूट पावर बनने का सिर्फ कारण यही था कि मैंने हर सिचुएशन में अपनी बेस्ट कोशिश की, चाहे वो सिर्फ एक रैबिट हंट करना ही क्यों ना हो। फिर वो अग्रेसिवली खाना खाने लगते हैं। इस पैथेटिक स्पीड से तुम मुझे कभी हरा नहीं सकती। सॉल शॉक्ड होती है, आंखों में टीयर्स भर जाती हैं और बेबी रोने लगती है। सुबिन तुरंत उसे होल्ड करती है और कांग जुन से एंग्रीली पूछती हैं क्यों रुलाया। कांग जुन डिफेंड करते हैं मैं नहीं रुलाना चाहता था। सुबिन रिप्लाई करती है किसी को भी लगता कि तुम रुलाना चाहते थे। कांग जुन अपनी क्राइंग डॉटर को एड्रेस करते हैं अगर तुम्हें ये अनफेयर लगता है तो स्ट्रांग बनो। सुबिन साइलेंटली खड़ी रहती है। सॉल और ज्यादा रोने लगती है। सुबिन साई करती हैं और काम करने की कोशिश करती हैं। मीनवाइल क्रेमली अपने रिकॉर्ड में लिखते हैं आज सुबह महाराज ने प्रिंसेस को फूड ड्यूअल चैलेंज किया और अपनी बेस्ट कोशिश के बाद प्रिंसेस जो अभी 3 साल की भी नहीं है उसको हरा लिया। क्रेमली लिखते हुए विंडो की ओर देखते हैं और एंट्री कंक्लूड करते हैं। एक स्लाइट कंसर्न अनअवॉइडेबल है उसके फ्यूचर एक्शंस को लेकर। लेटर कांग जुन सॉल को पकड़ करके अपनी सिस्टर सुबिन से पूछते हैं आज बाहर जा सकता हूँ। सुबिन क्लीनिंग रोककर पूछती है इतनी अचानक क्यों। सुबिन कंसर्न जताती हैं आज मेरा डे ऑफ है, मैं सॉल देख सकती हूँ पर तुम्हारा अकेले बाहर जाना खतरनाक है। क्रेमली इंटरवीन करते हैं, हंसते हुए रियश्योर करते हैं परफेक्टली फाइन होगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। सुबिन सरप्राइज होती हैं तुम भी जा रहे हो। सीन शिफ्ट होती है। कांग जुन और क्रेमली बस राइड करते हुए दिखाई देते हैं। बस में कांग जुन सुबुबिन के साथ हुई बातचीत को याद करते हैं मनी को लेकर। मेमोरी में सुबिन कहती है कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है। वह समझाती है कि उनका नेबरहुड डेंजरस है इसलिए मंथली रेंट चीप है और अब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट इस्तेमाल कर रही हैं। कांग जुन याद करते हैं कि उसने पूछा कितने पैसे चाहिए। सुबिन मुस्कुराते हुए कहती हैं इसकी चिंता मत करो, मैं सॉल्यूशन ढूंढ लूंगी, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। फिर सुबिन हल्की हंसी के साथ जोड़ती हैं बस उम्मीद है कि इस हफ्ते मैंने जो लॉटरी टिकट खरीदी है उससे शायद 1 अरब जीत जाऊं। मेमोरी में सुबिन कहती हैं अगर मैं जीत गई तो हम एक सेफ जगह शिफ्ट कर सकते हैं और मैं सॉल पर फोकस कर सकती हूँ जब तक तुम कोई डिसेंट जॉब ढूंढो। वो सोती हुई सॉल को अपने पैर से हग करती हैं और कहती हैं सॉल इस एज में है, उसे मैक्सिमम लव और अटेंशन चाहिए। बस में लौटकर कांग जुन सोचते हैं ये प्रॉब्लम तो मनी से सॉल्व हो सकता है। वो क्रेमली से कहते हैं मैंने सोचा है कि फाइनेंशियल एक्टिविटी स्मूथ चलाने के लिए मुझे नया नाम और आइडेंटिटी चाहिए। क्रेमली हैरान होते हैं तुम अपना नाम बदलना चाह रहे हो क्या। कांग जुन कंफर्म करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक नया नाम सोचा है जो इस जगह के लिए उपयुक्त है। क्रेमली एक्साइट होकर सोचते हैं महान एम्परर मुझे नया नाम दे रहा है। कांग जुन अनाउंस करते हैं अब तुम्हारा नाम चार्टिया वान द क्रेमली नहीं बल्कि चॉय डॉलर्स होगा। क्रेमली कंफ्यूजन में रिपीट करते हैं चॉय डॉलर्स। कांग जुन पूछते हैं तुम्हें नया नाम पसंद नहीं आया। क्रेमली शेक करते हैं
नहीं। कांगजुन फिर पूछते हैं, तो वो एक्सप्रेशन क्यों है तुम्हारे फेस पर? कांगजुन समझाते हैं, डुलसू नाम पीढ़ियों से चला आ रहा है और सिर्फ सबसे लॉयल फॉलोअर्स को दिया जाता है। डॉल का मतलब रॉक और सू का मतलब स्टील है, जो सिंबलाइज करता है कि तुम्हारी लॉयल्टी रॉक और स्टील जितनी सॉलिड है। कांगजुन जोड़ते हैं, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं बदल दूंगा। क्रेमली एंथुसियास्टिकली इंटरप्ट करते हैं, मैं हम्बल सर्वेंट हूँ, एम्परर द्वारा दिया गया नाम किसी भी हालत में जज नहीं कर सकता। कांगजुन नॉट करते हैं, खुश होते हैं कि उसे नाम पसंद आया। वह इंटरनली सोचते हैं, ये नाम किम गाइडोंग से बहुत बेटर है, जो पहला नाम था जो दिमाग में आया। बस स्टेशन पर पहुंचते हैं, कांगजुन डुलसू को बताते हैं, हम पहुंच गए हैं, चलो उतरते हैं। डुलसू क्रेमले क्वेश्चनिंगली लुक करते हैं, ग्रेटिट्यूड जताते हुए, मास्टर की जेनरोसिटी के लिए धन्यवाद, पर हम कहाँ जा रहे हैं? कांगजुन रिप्लाई करते हैं, हम एक गेट की तरफ जा रहे हैं। डुलसू की आंखें चमक जाती हैं, एक्साइटमेंट से सोचते हैं ये गेट तो मॉन्स्टर से भरा होगा। फिर वो हंसते हुए कहते हैं, ये सही डिसीजन था। कांगजुन पूछते हैं, इतना एक्साइट क्यों हो रहे हो? डुलसू फिलोसॉफिकली रिप्लाई देते हैं, फेमस सोर्ड चाहे कितना एक्सेप्शनल क्यों ना हो, शीत में लंबे समय तक रखने से डल और रस्टी हो जाता है। केवल सोचना ही एक्साइट करता है कि फिर से बैटलफील्ड पर जाएंगे जहां ब्लड, स्क्रीम्स और लाइफ और डेथ बैलेंस में है। कांगजुन कहते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, फिर एक्सप्लेन करते हैं, हम केवल पोर्टर्स की तरह काम करेंगे। डुलसू कंफ्यूज होते हैं, कांगजुन आगे समझाते हैं, गेट में हंटिंग के लिए 1 मिलियन प्रति व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहिए। डुलसू स्ट्रीट में नील कर देते हैं, मास्टर आप पोर्टर नहीं बन सकते हो। मास्टर, मुझे अकेले काम करने दो जब तक फैमिलीज फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव ना हो। आसपास के लोग इकट्ठा होकर देखते हैं। कांगजुन कहते हैं, कॉमरेड कमोशन मत करो, सब देख रहे हैं। लेकिन डुलसू रिफ्यूज कर देते हैं और स्वेर करते हैं, ब्लेड को गर्दन पर रखकर भी मैं पोर्टर नहीं बनूंगा। फिर कांगजुन का शैडो डुलसू के फेस पर पड़ता है और क्वाइटली पूछते हैं, सच में रिफ्यूज करोगे? फिर शार्प टोन में, वो क्या तुम मरना चाहते हो? डुलसू पैनिक हो जाते हैं, सोचते हैं मास्टर गुस्सा है, वार्निंग इग्नोर किया तो चामा ग्रेट हेवनली डीमन जैसी ट्रैजिक फेट हो सकती है। तुरंत उठकर अपोलोजाइज करते हैं, मास्टर मुझे माफ कर दो। कांगजुन हाथ रखता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे वर्ड्स लॉयल्टी से आए हैं। फिर रीअश्योर करते हैं, पोर्टर का डेली वेज लगभग 3 लाख है, कुछ दिन काम करेंगे, रजिस्ट्रेशन और बिल्स कवर करेंगे, फिर और काम करने की जरूरत नहीं। वहीं एक अजनबी आदमी उनके पास आता है, वो हंटिंग क्लोथ्स में है, बैकपैक ले रखा है, पूछता है, क्या आप डैंक गेट के पोर्टर एप्लीकेंट्स हैं आज? सीन दिखाता है, ग्लोइंग पर्पल गेट का एंट्रेंस, गार्ड्स और पासर्स बाय स्कैटर्ड हैं। डुलसू सरप्राइज में देखते हैं, लोग बिना ध्यान दिए गुजर रहे हैं, भले ही गेट ओपन है। मैन अपना परिचय देता है, किम बोंगू, सी रैंक हंटर, बाकी हंटर्स से मिलवाता है। फिर एक ह्यूज बिल्ड हंटर ली बीजोन चावल डिस्गस्ट शो करता है कि ओल्ड मैन और स्किनी बॉय पोर्टर के रूप में काम करेंगे। डुलसू रिप्लाई करते हैं, एज में एडवांस्ड हूँ फिर भी केपेबल हूँ। वो इंट्रोड्यूस करने लगते हैं, लेकिन लीप जोंग चावल मॉक करते हुए इंटरप्ट करता है। लाई बोंग चावल रूडली अनाउंस करता है कि पोर्टर का प्रोफेशन इतना आर्डुअस है कि स्ट्रॉन्ग मैन भी इसे बेयर नहीं कर सकते। वह डिस्डेन के साथ पूछता है, ओल्ड मैन और स्किनी बॉय वहाँ क्या कर सकते हैं? डुलसू अपने मास्टर कांगजुन से विस्पर करता है, क्या हमें उन्हें मार देना चाहिए? लेकिन कांगजुन काम रहते हुए रिजेक्ट करते हैं, समय अभी नहीं आया। फिर वह रिमाइंड करते हैं, हमें सिर्फ कुछ दिनों के लिए पोर्टर का काम करना है ताकि अवेकनर्स के आईडी कार्ड्स के लिए पैसे कलेक्ट कर सकें। डुलसू समझते हैं मास्टर की इंटेंशन और इंटरनली सोचते हैं, अगर उनकी विजडम नहीं होती तो मैं ऑलमोस्ट मिस्टेक कर देता। कांगजुन आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं, ग्रुप का लीडर कौन है? किम बोंगू रिप्लाई करते हैं, मैं स्क्वाड का लीडर हूँ। कांगजुन पूछते हैं, क्या हेसिटेशन इस वजह से है कि ये लोग अनरिलायबल दिखते हैं? किम एडमिट करता है, हाँ। लाई बोंग चावल इंटरफियर करता है, ये स्ट्रांग है, कोई ट्रबल नहीं होगा। किम बोंगू हेजिटेंट रहता है, सोचता है कि क्या करना चाहिए। वो याद करता है कि उसकी फैमिली हॉस्पिटल में है और उसे इस वीक बहुत पैसे की जरूरत है। आखिरकार किम बोंगू डिसाइड करता है कि वो दोनों को टीम में शामिल कर लेगा, कन्विंस्ड कि ये गेट मिस नहीं कर सकता। लाई बोंग चावल शॉक में किम बोंगू को देखता है, सीरियसली? किम बोंगू अश्योर करता है, डी रैंक गेट है, कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है ये दोनों हैंडल कर सकते हैं। किम बोंगू रिमाइंड करता है, इस वीक मुझे माँ के हॉस्पिटल बिल्स, भाई के एकेडमी फीस और फील्ड ट्रिप फीस पे करने हैं। लाई बोंग चावल अग्री करता है, किम बोंगू धन्यवाद करता है, थैंक्स। लाई बोंग चावल रिप्लाई करता है, नो नीड, हमारे पास फ्रैंक हंटर भी है। लाई बोंग चावल रीजन बताता है, फ्रैंक हंटर कॉम्बैट में यूजलेस होगा लेकिन पोर्टर के लगेज शेयर में मदद करेगा, इससे लगेज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कांगजुन ये इंटरेक्शन नोटिस करते हैं और इंटरनली सोचते हैं, लगता है कोई और भी है। तभी लाई बोंग चावल फ्रैंक हंटर को देखता है और चिल्लाता है, यूजलेस ट्रैश, कॉफी जल्दी लाओ। फ्रैंक हंटर पैंटिंग कॉफी ऑफर करता है और अपोलोजाइज करता है। लाई बोंग चावल कॉफी लेते हुए कांगजुन ऑन ऑब्जर्व करते हैं और इंटरनली सोचते हैं, क्या लोअर रैंकड हंटर को सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जा सकता है? अर्थ भी एनक्स कॉन्टिनेंट की तरह ही है जहां स्ट्रॉन्ग के लिए वीक बस शिकार है। कांगजुन इंटरनली थोड़ा बिटर फील करते हैं। लाई बोंग चावल बैग जमीन पर फेंकता है और शाउटिंग करता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? कल जाने वाले हो? फ्रैंक हंटर प्रोटेस्ट करता है लेकिन लाई बोंग चावल रूडी इंटरप्ट करता है, पॉटर की मदद करो, क्या लगता है ओल्ड मैन और स्किनी बॉय ल्यूगेज ठीक से उठा पाएंगे? लाई बोंग चावल कंटिन्यू करता है, मैंने तुम्हें ज्वाइन करने दिया, अगर तुम फ्रंट में गए तो सिर्फ हमारे रास्ते में ही आओगे। फ्रैंक हंटर सबमिट करता है, समझ गया। लाई बोंग चावल कांगजुन की तरफ मुड़ता है और कहता है, तुम इग्नोरेंट हो। कांगजुन इंटरनली रिपीट करते हैं, इग्नोरेंट? लाई बोंग चावल फिंगर पॉइंट करते हुए वार्निंग देता है, वहाँ अपनी लाइफ की चिंता मत करना, तुम हमें रोकने की हिम्मत मत करना। वही ओल्ड मैन के लिए भी लागू है। डुलसू एनरेज्ड होता है,
ये इंसोलेंट स्काउंड्रल कैसे बोल सकता है। लाई बोंग चाओल फिर दूर चला जाता है। फ्रैंक हंटर लगेज की तरफ आता है। सबसे हैवी लगेज मैं उठाऊंगा। वो बड़ा बैग पर उठाता है और कहता है, मैं सिर्फ फ्रैंक हूँ, फिर भी अवेकेंड हूँ। कॉम्बैट में यूजलेस हूँ, पर कुछ बैग्स आसानी से उठा सकता हूँ। कांग जुन अप्रूव करते हैं। हंटर थोड़ी हेजिटेट करता है और पूछता है, क्या हुआ? कांग जुन कामली रिप्लाई करता है, मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ। आज पैसा कमाना जरूरी है, ट्रबल मत करना। हंटर कंफ्यूज होता है। कांग जुन शार्प गैज से देखता है, इतना नेवी और वीक प्रेजेंट मत करो, कम से कम आज आखिर तक यही एक्ट करो। कांग जुन कोल्डली ऐड करते हैं, सिर्फ ल्यूगेज कैरी करो और क्वाइटली वापस आओ। समझना मुश्किल है। फिर कांग जुन डुलसू को देखते हैं। चलो। डुलसू अग्री करता है। एंट्री ऑफिस पहुंचते हैं। डुलसू पूछता है, एंट्री प्रोसीजर है क्या? डेस्क के पीछे एम्प्लॉई किम बोंगू को एड्रेस करता है। रिजर्वेशन कंफर्म है, गुरो डिजिटल कॉम्प्लेक्स स्टेशन के पास गेट यूज कर सकते हैं। एंट्री अलाउड है, साथ में वार्निंग भी है, हाल ही में फेटल एक्सीडेंट्स हुए हैं। किम बोंगू कंसर्न होता है, फेटल एक्सीडेंट्स? एम्प्लॉई कंफर्म करता है, हाँ, मैनेजमेंट ऑफिस इन्वेस्टिगेशन साइट डिक्लेयर कर चुका है। डिफिकल्टी हाई नहीं है, लेकिन कारण अननोन है, बी केयरफुल। किम बोंगू धन्यवाद करता है। ग्लोइंग पर्पल गेट बाहर दिखाई देता है। 3 हंटर्स, किम बोंगू, लाई बोंग चाओल और फ्रैंक हंटर, रन करते हुए गेट में एंटर करते हैं। कांग जुन डुलसू से कहते हैं, चलो हमें भी जाना चाहिए। डुलसू अफर्मेटिव में रिप्लाई करते हैं और दोनों हंटर्स के पीछे गेट में प्रवेश करते हैं। जैसे ही कांग जुन गेट में एंटर करता है, उसके सामने एक ब्लैक वॉइड में सिस्टम इंटरफेस अपीयर होता है। इंटरफेस पर मैसेजेस डिस्प्ले होते हैं, इनिशिएटिंग प्लेयर इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन, डिटर्मिनिंग प्लेयर्स मिलिट्री स्ट्रेंथ और लोडिंग प्लेयर अचीवमेंट्स, जिसमें प्रोग्रेस परसेंटेजेस दिखते हैं। फिर 2 फाइनल मैसेजेस अपीयर होते हैं, प्लेयर की फिजिकल एबिलिटीज स्टैंडर्ड को तोड़ रही है, इसीलिए एक्यूरेट मेजरमेंट लोडेड नहीं कर सकते हैं। प्लेयर इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। टीम खुद को एक डार्क और स्केरी फॉरेस्ट में पाता है। लाई बोंग चाओल कमेंट करता है, इस गेट में कुछ सस्पिशियस है। वो आगे सोचता है, क्या हमें बताया गया था कि अनडेड टाइप मॉन्स्टर्स आएंगे? किम बोंगू कंफर्म करता है, हमें जल्दी फिनिश करना होगा। कांग जुन पीछे से क्वाइटली वॉक कर रहे हैं। अचानक कांग जुन के सामने एक ह्यूज ब्लू सिस्टम विंडो अपीयर होता है। विंडो में लिखा है, प्लेयर नेम ली कांग जुन, क्लास नेक्रोमांसर, लेवल 1 टाइटल्स और स्टैट्स दिखते हैं। लेवल लो होने की वजह से कोई फॉलोअर्स समन नहीं कर सकता। कांग जुन इंटरनली सोचते हैं, ये क्या है? लेवल 1 को देखकर अनॉयंस होती है। कंप्लीट नॉनसेंस, इवन मुझे अपनी स्ट्रेंथ मेजर करने में डिफिकल्टी होती है। ये कौन है जो इसे ऐसे मेजर कर रहा है? डिवाइन पावर के बारे में भी वो सोचते हैं, लेकिन टाइटल्स ने उनकी क्यूरियोसिटी कैच कर ली। एब्सोल्यूट नेक्रोमांसर, ये शायद मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक 9वीं सर्कल तक पहुंच गया था। डायमेंशन इन्वेडर, जब अनजाने में अर्थ को ढूंढते हुए कई सारी डायमेंशन को तबाह कर डाला था, उन्हें क्राइसिस में डाला दिया था। डीमन स्लेयर, जब उन्होंने 1 मिलियन से अधिक डीमंस को मारे, अपने हाथों से मारा था ड्रैगन स्लेयर, उस ड्रैगन को मारने के लिए। प्लंडर्ड द वर्ल्ड ट्री, स्पिरिट वर्ल्ड से डिवाइन ट्री चुराकर गार्डन में प्लांट करने के लिए। कांग जुन इंटरनली सोचते हैं, सच में मैंने तो बस गार्डन में लगाया था क्योंकि वह बड़ा सुंदर लग रहा था। फिजिकल एबिलिटी तो मेजर ही नहीं कर पा रहा था सिस्टम उन्हें तो, के साथ छोड़ दिया था। फॉलोअर्स सेक्शन को देखकर कांग जुन रियलाइज करते हैं, लेवल बढ़ने पर वो अपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉलोअर्स समन कर सकते हैं। स्माइल करते हुए सोचते हैं, ये सिर्फ डॉल्सू क्रेमले तक सीमित नहीं होगा, मिनिस्टर्स, पैलेस स्टाफ, जॉइंट चीफ्स और ट्रेजरी तक समन कर सकते हैं। कितना कन्वीनियंट होगा। तभी लाई बोंग चाओल चिल्लाता है, कांग जुन ध्यान दो, यहाँ हमारी लाइफ खतरे में है। किम बोंगू अनाउंस करता है, चलो मूव करो। ग्रुप डार्क और डेसोलेट फॉरेस्ट में वॉक करता है। 3 हंटर्स आगे, कांग जुन और डॉल्सू पीछे। लाई बोंग चाओल डिस्गस्ट होकर कमेंट करता है, क्या डिस्गस्टिंग प्लेस है? किम बोंगू एग्री करता है, जल्दी खत्म करें और निकलें। फ्रैंक हंटर कांग जुन और डॉल्सू की तरफ देखता है। कांग जुन आंतरिक रूप से सोचते हैं, क्या हमें बस उन्हें फॉलो करना चाहिए? डुलसू विस्पर करता है, ये जगह सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल है, थकी हुई बॉडी और माइंड रिकवर हो रही है। कांग जुन रिप्लाई करते हैं, बुरा नहीं है। डेंस फॉरेस्ट में कांग जुन सोचते हैं, यहाँ अनडेड मॉन्स्टर्स नहीं आने चाहिए थे, ये डेडलैंड्स की तरह है, फॉरबिडन एरिया एनक्स कॉन्टिनेंट पर। रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। तभी किम बोंगू हाथ उठाता है, स्टॉप। फ्रैंक हंटर ग्लोइंग ब्लू एनर्जी बॉल तैयार करता है। किम बोंगू कहता है, टाइम टू वर्क। फ्रैंक हंटर अफर्मेटिव रिप्लाई देता है। आर्म्ड स्केलेटन्स ग्राउंड से राइज होते हैं। किम बोंगू मैजिकल एनर्जी गैदर करता है, ह्यूज आइस स्पीयर बनाता है, शाउट करता है और स्पीयर अटैक करता है। स्पीयर स्केलेटन के आर पार हो जाते हैं, जिससे दूसरे स्केलेटन का ध्यान उनकी तरफ बढ़ जाता है। कांग जुन मैजिकल एक्सप्लोजन ऑब्जर्व करते हैं, स्लाइट इंटरेस्ट के साथ। लाई बोंग चाओल ह्यूज शील्ड यूज करता है, कई स्केलेटन्स डिफीट करता है। कांग जुन सीन एनालाइज करते हैं, वीक हैं लेकिन फॉर्म तो है। फाइट के बाद फ्लोर स्केलेटन रिमेन से भर जाता है। किम बोंगू, बस इतना ही था। फिर ऑर्डर देता है, सबसे पहले माना स्टोन्स कलेक्ट करो, फिर मूव करो। कांग जुन, डोलसू और फ्रैंक हंटर ग्लोइंग पर्पल स्टोन्स कलेक्ट करते हैं। अचानक और स्केलेटन्स अटैक करते हैं। लाई बोंग चाओल, और भी आए, कितनी बार होगा ये? लाई बोंग चाओल भड़कते हुए शील्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। किम बोंगू और लाई बोंग चाओल शॉक हैं, ये क्या हो रहा है? कांग जुन सलाह देते हुए कहता है, जरा सावधानी से कम करो।
इस बार स्केलेटन के साथ साथ आर्चर्स भी मिक्स है। तभी आसमान से एरोस की बरसात हो जाती है। वह किसी तरह अपनी शेल से सभी एरोस को ब्लॉक करता है, पर एक बाण किसी तरह उसकी शेल से बचकर डायरेक्ट कांग जुन की तरफ आती है, लेकिन वह शांतिपूर्वक हाथ से पकड़ लेते हैं। कांग जुन हाथ में टूटे हुए एरो को देखते हुए, ये क्या हुआ? किम बोंगू और लाई बायोंग चाओल डिसबिलीफ में उन्हें देखते हैं। किम बोंगू इंटरनली सोचते हैं, ये कैसे किया? लाई ब्योंग चाओल पूछते हैं, क्या मतलब है? शायद बस लक था। कांग जुन गुस्से में हंटर्स की तरफ टर्न होकर उन पर चिल्लाता है, अगर न ध्यान देते तो मैं ऑलमोस्ट मर जाता। फिर है, कमाई करने की यह कठिन और बिटर लाइफ कितनी मुश्किल है। किम बोंगू कांग जुन को ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनली सोचते हैं, वो सच में ऑलमोस्ट मर गए थे, लेकिन एरो को देखते ही वह रियलाइज करते हैं, क्या ये सच में बस लक था? अचानक और स्केलेटन्स अटैक करते हैं। किम बोंगू चिल्लाते हैं, सबसे पहले इन क्रीचर्स को खत्म करो। लाई ब्योंग चाओल ज्वाइन करते हैं, हमें इन्हें खत्म करना ही होगा। 3 हंटर्स फ्रंट में फाइट करते हैं। डूलसू बैक में अपने सिर को पकड़कर पेन में अपने लीडर को कॉल करता है। तभी कांग जुन उसके साथ रॉक पेपर सिजर्स खेल रहे हैं। कांग जुन बताते हैं, इस बार मैं रॉक फेंकने वाला हूं, पर सोच सकता हूं बदलने का। डूलसू बैक करते हैं, बस बंद करो। कांग जुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, मजेदार खेल है। डूलसू कंप्लेन करते हैं, मैं ही मार खा रहा हूं, मुझे ही मार दो। कांग जुन कहते हैं, इस बार अलग हो सकता है, नेक्स्ट राउंड खेलते हैं। एफ रैंक हंटर साइलेंटली ऑब्जर्व करता है। वह इंटरनली सोचता है, ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन उसे पता है और वह लगता है शायद मैनेजमेंट ऑफिस है जिसे मेरे पीछे भेज है। कांग जुन खेल जारी रखते हैं। डूलसू से पूछते हैं, अगला क्या फेंकोगे? डूलसू बैक करते हैं, फेयर खेलो। कांग जुन डिसडेन में पूछते हैं, क्या मुझे चीटिंग का आरोप लगा रहे हो? डूलसू जल्दी डिनाई करता है। कांग जुन अनाउंस करते हैं, मैं रॉक चुनूंगा। डूलसू इंटरनली सिजर्स चूज करने के लिए एक्साइटेड है। फ्रैंक हंटर शेक करते हैं, ऑफिस ने ऐसे पागल कैसे भेज दिए? और जैसे ही वह घूमता है उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। हम पहुंचने वाले हैं। फ्रंट में लाई बोंग चाओल लास्ट स्केलेटन खत्म करते हैं, लगता है ये आखिरी था। किम बोंगू कंफर्म करते हैं, फाइनली ओवर, सभी ने मेहनत की। तभी फ्रैंक हंटर दूर देखकर चिल्लाता है, ये क्या है? फॉग के बीच में एक मॉनेस्ट्री या कासल दिखाई देता है। सिस्टम विंडो किम बोंगू के सामने ओपन होती है। हिडन डंजन, डीमन वर्शिपर्स, मॉनेस्ट्री अनलॉक्ड। किम बोंगू इंटरनली सोचते हैं, हिडन डंजन, जैकपॉट, प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स, रेयर मैजिक बुक्स और एलिक्सर्स। वह सबसे ज्यादा एलिक्सर चाहते हैं उनकी माँ को कोमा से जगाने के लिए। ऑक्शन में ये मिलते हैं, लेकिन कीमत एग्जॉर्बिटेंट होती है। अगर खुद ले सकते हैं, ये उनकी ओनली चांस है। किम बोंगू लाउडली ग्रुप से पूछते हैं, अब क्या करें? लाई बोंग चाओल सिस्टम विंडो देखते हैं, पहली बार देखा। ऑफिस को रिपोर्ट करें तो रिवॉर्ड मिलेगा, पर राइट्स ले लेंगे। किम बोंगू कहते हैं, हम ऑलरेडी यहाँ हैं, चलो खुद ट्राई करें। लाई बोंग चाओल डाउट में, क्या ये ग्रुप केपेबल है? सिर्फ 2 के पास रियल पावर है। किम बोंगू कन्विंस करते हैं, वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ और ये सिर्फ डी रैंक गेट है, ज्यादा डेंजरस नहीं। लाई बोंग चाओल अश्योर होते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो सिर्फ डैंक है। एक्साइटेड होकर डिसाइड करते हैं, बिग प्रॉफिट मिले तो रिटायरमेंट पॉसिबल है। अब लाई बोंग चाओल 3 पोर्टर्स कांग जुन, डूलसू और एफ रैंक हंटर से ओपिनियन पूछते हैं। कांग जुन पूछता है, ओवर टाइम है क्या? एक्स्ट्रा पे मिलेगा? ली बोंग चाओल हाथ उठाते हैं, 5 बार सामान्य वेतन, लेकिन जोखिम भी 5 बार अधिक। दैनिक वेतन 3 लाख 1 गुणा 5 बराबर 1 करोड़ 50 लाख 1, यानी दोनों के मिलके 3 करोड़ इतने होने, हम तो माला माल हो जाएगा। कांग जुन एंथुसियास्टिकली अग्री करते हैं। फ्रैंक हंटर हेजिटेंट, फिर अनाउंस करते हैं, पार्टिसिपेट करेंगे। किम बोंगू नॉट करते हैं, डील डन, रैट स्टार्ट। 3 पोर्टर्स हंटर्स को फॉलो करते हैं। जैसे ही मैजिक और स्कैरी गॉथिक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, किम बोंगू कमेंट करते हैं, गेट में टेरिफाइंग हो रहा है। फिर अनाउंस करते हैं, मैं पहले एंटर करूंगा। ग्रुप हक डोर से एंटर करता है। कांग जुन नोटिस करते हैं, यहाँ बहुत अंधेरा है। किम बोंगू अग्री करते हैं, बेटर कॉशियसली मूव करें। एडवांस करते ही डोर खुद लॉक हो जाता है। किम बोंगू सडनली चिल्लाते हैं, डोर क्लोजिंग। लाई ब्योंगचा पैनिक में टर्न करते हैं, क्या हम ट्रैप्ड हो गए? सीन, डीमन वर्शिपर्स मॉनेस्ट्री के अंदर भय और सस्पेंस बढ़ता है। दरवाजा उनके पीछे पूरी तरह बंद हो जाता है। लाई बोंगचा जोर से चिल्लाते हैं, सब लोग कोशिश करो इसे खोलने की, और वह खुद दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं। वह भारी और सजावटी दरवाजे को धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा हिलता नहीं। गुस्से में वह दरवाजे को मुक्के से मारते हैं और कंक्लूड करते हैं, जब तक मॉन्स्टर साफ नहीं होंगे दरवाजा नहीं खुलेगा। किम बोंगू शांतिपूर्वक उन्हें याद दिलाते हैं, हम तो शुरुआत से ही इसे खत्म करने आए हैं। सभी अग्री करते हैं और आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। डोलसू लॉक डोर के बारे में सोचते हैं, लेकिन कांग जुन उन्हें रीअश्योर करते हैं, कुछ नहीं है। वर्स्ट केस में यह सिर्फ बैरियर स्पेल है जिसे मैं तोड़ सकता हूँ। फिर वे आगे बढ़ने का संकेत देते हैं। ग्रुप एक लंबी अंदरी कॉरिडोर से गुजरती है जहाँ अजीब कार्विंग्स हैं। किम बोंगू रिमार्क करते हैं, स्ट्रेंज है कि कोई मॉन्स्टर्स नहीं दिख रहे। लाई बोंग चाओल अग्री करते हैं। तभी किम बोंगू रुकते हैं और सभी से कहते हैं, वेट। आश्चर्य से देखते हैं कि सामने क्या है। लाई बोंग चाओल का भी चेहरा शॉक में है। ग्रुप सामने एक बड़ा हॉल देखती है जो कॉप्सेस और खून से भरा है, मानो यहाँ कोई वायलेंट बैटल हुआ हो। लाई बोंग चाओल टिस्सा का विश्वास नहीं हो रहा। किम बोंगू नोट करते हैं, लगता है यहाँ बैटल हुआ और दोनों तरफ के लोग मारे गए। तभी फ्रैंक हंटर चिल्लाता है, देखो वहां। हॉल के अंत में ब्लड स्टैंड अल्टार पर एक विशाल विंग्ड डेमन की मूर्ति बैठी है। किम बोंगू स्टैमर करते हैं, क्या मैं सच में डेमन देख रहा हूँ? कांग जुन क्वाइटली सोचते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? दूलू ध्यान देते हैं,
ऑल्टर पर कुछ कार्विंग्स हैं जो किसी दूसरी दुनिया की भाषा जैसी लगती है। कैंग जुन उसे ट्रांसलेट करने को कहते हैं। दुलू कहते हैं यस सर। दुलसू इंस्क्रिप्शंस एग्जामिन करता है, ये डीमन वर्ल्ड की भाषा में लिखा है। लाई बोंग चाओल पूछते हैं तुम इसे पढ़ सकते हो? दुलसू मोनले एडजस्ट करते हुए हाँ पढ़ूंगा। दुलसू पढ़ना शुरू करता है। पहले हिस्से में लिखा है ट्रायल पास करना होगा और वर्दीनेस साबित करनी होगी। किम्बोंगू पूछते हैं ट्रायल का मतलब? दुलू चारों ओर फैले कॉर्प्सेस को देखते हैं। ट्रायल मॉन्स्टर्स से लड़ना था, सभी मर चुके हैं, मतलब ट्रायल पास हो चुका है। दुलू आगे पढ़ता है ऑल्टर पर 10 लिविंग सोल्स चढ़ाने से फेथ और लॉयल्टी साबित करनी होगी। लाई बोंग चाओल डिस्गस्ट में क्या बकवास है ये? दुलू कंटिन्यू करते हैं नोबल गार्डियन ऑफ हेल के डिसेंट और नील करने की आवश्यकता, केवल फॉरगिवन लोग ही जीवित लौट सकते हैं। दुलू एडमायर करते हैं ब्लड स्टेन्ड ऑल्टर और बर्निंग कैंडल्स, यह एन्चांटेड है, स्ट्रॉन्ग समनिंग स्पेल है। लाई बोंग चाओल चिल्लाते हैं ये क्या बकवास है, बूढ़ा पागल। दुलू कामली पास की वॉल के इंस्क्रिप्शंस की तरफ पॉइंट करते हैं, यह हेल की आग सिंबलाइज करती है। ये इटर्नल फ्लेम है, लाइफ फोर्स खाती है और डीमन समन करने में कैटलिस्ट है। किम्बोंगू हॉरर में ईच फ्लेम रिक्वायर्स लाइफ ऑफ 1 पर्सन। ऑल्टर पर ऑलरेडी 9 कैंडल्स जल चुके हैं, एक और सैक्रिफाइस रिचुअल कंप्लीट करेगा। क्या ये डीमन समन करने का तरीका है? दुलसू कंफर्म करते हैं यस, जैसा प्लैक पर लिखा है। लाई बोंग चाओल स्कॉफ करते हैं क्या ये लोग सच में मानते हैं? तभी फ्रैंक हंटर इंटरवेन करता है डिसीजन लेना होगा। किम्बोंगू सरप्राइज में क्या मतलब? फ्रैंक हंटर डरावनी निगाह से बैग कसते हुए क्या हम यहाँ बैठे रहेंगे और मर जाएंगे? किम्बोंगू कंफ्यूज्ड तुम क्या कहना चाहते हो? फ्रैंक हंटर ऑमिनस टोन में टाइम आ गया है। लाई बोंग चाओल हॉरर में देखते हैं क्यों ये लुक? फ्रैंक हंटर हिस्टेरिकल लाफ्टर में एक्सप्लोड करता है। लाई बोंग चाओल गुस्से में स्काउंड्रल, ये मजाक नहीं है। किम्बोंगू स्कैर्ड, हंटर सार्कास्टिक अपोलोजाइज करते हैं देखकर कि सब फ्रोजन थे, हंसी आ गई। फ्रैंक हंटर कोल्डली अनाउंस करता है अब डिसाइड करना होगा अगला सैक्रिफाइस कौन होगा, सबसे यूजलेस इंसान कौन? किम्बोंगू प्रोटेस्ट करते हैं अगर सर्च किया जाए तो सब जीवित बच सकते हैं। लाई बायोंग चाओल इंटरनली सोचते हैं ये आदमी पागल है, अगर कोई मरना है तो किसी ने लॉन्ग इनफ जी लिया हो। वह नजरें घुमाते हैं डोलसू, क्रेस्ली और कैंग जुन की तरफ। डोलसू उस लुक को नोटिस करता है, इंटरनली सोचता है क्या मैं ही हूं जिसे टारगेट किया गया? फिर उसे रियलाइज होता है मैं तो ह्यूमन नहीं हूं। मास्टर जो 300 से अधिक साल का है, क्या वही मेंट है? डोलसू विस्पर्स कांग जुन को माफ कीजिए, ये लोग आपके लिए टारगेट कर रहे हैं। कांग जुन काम रहते हुए नहीं, वह तुम हो। डोलसू कंफ्यूजन में क्या सच में मैं ही? कांग जुन कंफर्म करते हैं यस तुम ही हो। कांग जुन ने डोलसू से कहा शांत रहें। डोलसू तुरंत उसकी इच्छा मान गया। तभी किम्बोंगू जोर से चिल्लाया जल्दी मत करो, सभी को बचाने का रास्ता ढूंढो। लियोंग चाओल गुस्से में किम्बोंगू पर चिल्लाया अब भी तुम संत बनने का नाटक कर रहे हो? अगर ऐसे ही जारी रखा तो हम सब फंस जाएंगे और मर जाएंगे, और यह सब तुम्हारे कारण है, तुमने ये बात उठाई। किम्बोंगू शांत करने की कोशिश करता है कौन सही है, इस पर बहस करने से कुछ नहीं बदलता। लियोंग चाओल घृणा भरी नजर से जवाब देता है अगर तुम अंत तक पाखंडी बने रहना चाहते हो तो तुम्हें मर जाना चाहिए। किम्बोंगू शॉक में सोचता है उसका क्या मतलब? लियोंग चाओल सार्कास्टिकली पूछता है क्या तुम सच में ऐसा नहीं चाहते? तभी फ्रैंक हंटर हिस्टेरिकल लफ्टर में फूट पड़ता है और कहता है बहुत मनोरंजक दृश्य है, जब लोग कोने में फंस जाते हैं तो अपनी कुरूप प्रकृति दिखाते हैं। लियोंग चाओल गुस्से में उसे देखता है तुम्हें क्या हुआ? फ्रैंक हंटर ठंडे स्वर में जवाब देता है और फाइटिंग की जरूरत नहीं, बात साफ हो गई है। फ्रैंक हंटर अपनी असली शक्ल प्रकट करता है मेरा मकसद शुरुआत से ही तुम सबको मार डालने का ही था। उसका डार्क पर्पल मैजिक इकट्ठा होता है और वह स्पेल कास्ट करता है जिससे जमीन से स्केलेटन्स उठते हैं। लाई बायोंग चाओल हॉरर में रियलाइज करता है ये नेक्रोमैंसर है और गुस्से में चिल्लाता है नेक्रोमैंस। जो पहले फ्रैंक हंटर था विकेट स्माइल देता है अंततः तुम लोग मेरी असली पहचान समझ गए। वह खुद को हंटर किलर एंटी ऑफिस अलायंस का सदस्य बताता है। लायोंग चाओल को करेक्ट करता है मैं गार्बेज रैंक का नहीं, ए रैंक हंटर हूँ। मैं तुम लोगों से फंडामेंटली अलग हूँ, मैं एक महान प्राणी हूँ। लियोंग चाओल स्टंड है और अलायंस का नाम याद करता है। वे ऑफिस पर भरोसा नहीं करते, विशेष शक्तियों वाले वेल्थ और पावर मोनोपोलाइज करते हैं। यह आदमी हंटर को ट्रैक करता है, यह किलर है। लियोंग चाओल नेक्रोमैंसर द्वारा समन किए स्केलेटन्स की संख्या देखता है, 20 या 30 तक हो सकते हैं। वह रियलाइज करता है अब वे एक ए रैंक किलर का सामना कर रहे हैं। किम्बोंगू कहता है कोई चांस नहीं है जीतने का। लायोंग चाओल घुटनों पर गिरता है खत्म, हम मरने वाले हैं। किम्बोंगू गुस्से में चिल्लाता है कम से कम कोशिश तो करो। नेक्रोमैंसर लाई बोंग चाओल की तरफ हाथ बढ़ाता है मॉक करते हुए तुम्हारा भाग्य स्वीकार करो, महान कारण के लिए सैक्रिफाइस बनो। तभी कांग जुन आगे बढ़ता है और नेक्रोमैंसर को रोकता है अब इन लोगों को मारना थोड़ा अनोइंग होगा। नेक्रोमैंसर सरप्राइज में पूछता है तुम कौन हो? कांग जुन शांतिपूर्वक जवाब देता है मैं इन लोगों का ऋणी हूँ। कांग जुन नेक्रोमैंसर से पूछता है तुमने डीमन समन क्यों करना चाहते हो? नेक्रोमैंसर बताता है मैं मार्बस 72 ग्रेट डीमंस में से एक को समन करने वाला हूँ, लॉयल्टी डिक्लेयर करके कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा। कांग जुन इंटरप्ट करता है ठीक है अब समझा। नेक्रोमैंसर आगे बताता है मार्बस की शक्ति लेकर मैं वर्ल्ड ऑर्डर रीबिल्ड करना चाहता हूँ। कांग जुन इंटरप्ट करता है तुम्हारा चेहरा फेमिलियर लग रहा था, अब याद आया मैंने खुद अधिकांश 72 डीमंस मारे थे, वो भी अपने हाथों से डीमन वर्ल्ड में जाकर। उसके दिमाग में उसकी पुरानी यादें फ्लैश होती हैं, शायद उस दिन ये मेरे हाथों से बचाकर भाग गया था। नेक्रोमैंसर इग्नोर करता है और फर्मली डिक्लेयर करता है ग्रेट कॉज के लिए कांग जुन तुम्हें मरना होगा। वह डार्क मैजिक अनलीश करता है और कई स्केलेटल और शैडोई फिगर्स समन करता है।
लियोंग चाओल डेस्परेशन में सोचता है, इस पागल के कारण से हमारी मीनिंगलेस डेथ आ रही है। किम बोंगू सभी से माफी मांगता है कि उनकी लालच ने उन्हें इस स्थिति में पहुंचाया। तभी कांग जून निराश किम बोंगू को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता है और शांत वास्तविकता के साथ कहता है, मौत एक दिन हम सभी के लिए आएगी, लेकिन अभी नहीं। किम बोंगू कंफ्यूज नजरों से देखता है, समझ नहीं पा रहा कि उनका मतलब क्या है। कैंग जून नेक्रोमांसर और उसके समन्ड आर्मी के सामने खड़ा होता है और ठंडे स्वर में कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, पहले मुझे मेरा वेतन दो, फिर मैं मरूंगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसने ब्लैक पर्पल माना की विशाल लहर छोड़ दी जो पूरे हॉल में फैल गई। नेक्रोमांसर डिसबिलीफ और शॉक में देखता है, ये क्या है? कैसे इस आदमी के पास इतनी ब्लैक मिनन पावर है? हॉरर में उसे एहसास होता है कि कैंग जून की ब्लैक मैना उसकी जैसी है, लेकिन शक्ति के मामले में उससे कहीं अधिक है। उसकी आंखों में कांग जून का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है और वह एक्सट्रीम फियर में स्टैमर करता है। कैंग जून के पीछे एक विशाल टेरिफाइंग शैडोई फिगर प्रकट होता है, जैसे खुद ग्रिम रीपर। नेक्रोमांसर पैनिक में चिल्लाता है, समझते हुए कि सामने रीपर है। वह पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है, दया की भीख मांगता है और केवल एक ही विचार उसके दिमाग में आता है, बच निकलना। तभी कांग जून अपनी शक्तिशाली आवाज में डोलसू, असली नाम क्रेम्सली, को बुलाता है। डोलसू तुरंत अफर्मेटिव में जवाब देता है। कांग जून उसे आदेश देता है, सभी को कमांड करो कि वह सभी रिस्पेक्ट दे। डोलसू क्रिम्सन ग्लो में चमकता है और ग्रैंड फॉर्मल अनाउंसमेंट करता है, ग्रैंड डिजास्टर का आगमन हुआ है। किंग ऑफ द डेड, जो लिविंग पर शासन करता है। द ग्रेट इमॉर्टल नेक्रोमांसर, सभी लोग अपनी रिस्पेक्ट शो करो ग्रेट मैजेस्टी द एम्परर के सामने। उसके चारों ओर स्वर्लिंग डार्क एनर्जी ऑरा फैलता है और सभी स्केलेटन्स नील कर देते हैं। किम बोंगू पूरी तरह शॉक में है, मन ही मन सोचता है, यह क्या हो रहा है? नेक्रोमांसर, जो पहले एफ रैंक हंटर का बहाना कर रहा था, जमीन पर घुटनों के बल गिरा है, माफी मांग रहा है और जीवन बख्शने की भीख मांग रहा है। कैंग जून डार्क एनर्जी ऑरा से घिरा हुआ है। वह कहता है, सच कहूं तो मैं भी केवल नॉर्मल लाइफ चाहता था। कांग जून नेक्रोमांसर के सामने बैठे कर कहता है, मैं चाहता था कि शांत और सरल जीवन जीऊं, बिना ध्यान आकर्षित किए। वह नेक्रोमांसर का चेहरा पकड़ता है और सार्कास्टिकली कहता है, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे शांत जीवन की ख्वाहिश नोबल डिजायर हो। तभी कांग जून की आंखें लाल ग्लो करने लगती हैं। एक अजीब सिंबल उनके आइरिस में चमकता है। नेक्रोमांसर की आंखों में इसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। डोलसू समझता है, मास्टर ने डिमोनिक आई एक्टिवेट किया है। डोलसू बताता है, यह हाई लेवल इल्यूजन टेक्निक है। मास्टर की नजर किसी पर भी पड़े, उसे नाइटमेरिश विजन में खींच लेती है। पावर गैप जितना बड़ा, नाइटमेयर उतना भयानक। नेक्रोमांसर चीखता है, हॉरिफाइंग विजन्स के चलते मॉन्स्टर्स और ब्लड उसके कॉन्शियसनेस में फ्लड होने लगते हैं। नेक्रोमांसर जमीन पर गिरता है, अनकॉन्शियस और ट्रेम्बलिंग। किम बोंगू कंफ्यूजन में देखता है, अब क्या हो रहा है? ये कांग जून कौन है? कांग जून खड़ा होता है, नेक्रोमांसर के बॉडी की ओर देखते हुए कहता है, अच्छा है, ये नेक्रोमांसर बाकी विक्टिम्स की तुलना में ज्यादा देर तक कॉन्शियस रहा। फिर वह किम बोंगू की ओर गेज करता है, क्या तुम नेक्रोमांसर की तरह होना चाहते हो? किम बोंगू ट्रेम्बलिंग स्टैमर करता है, नहीं। कांग जून आदेश देता है, तो अपनी बात सुनो। डोलसू आगे बढ़ता है, मास्टर क्या किम बोंगू को सुनिश्चित करने के लिए मार देना चाहिए? किम बोंगू डर से कांपता है। कांग जून कहता है, ठीक है, नहीं, मैंने उस पर प्रोहिबिशन स्पेल लगा रखा है। डोलसू सुझाव देता है, अब हमें समन डीमन पर फोकस करना चाहिए और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। कांग जून सहमति में हेड नॉट करता है, अगर समन डीमन कोऑपरेट नहीं करेगा तो हम खुद उसे मारेंगे और दूसरा रास्ता खोजेंगे। कांग जून नेक्रोमांसर के बॉडी की ओर देखता है और नीलिंग स्केलेटन्स को आदेश देता है डीमन समन करने का। स्केलेटन्स तुरंत उठते हैं, नेक्रोमांसर के बॉडी को ऑल्टर पर खींचते हैं। एक स्केलेटन सोर्ड उठाता है और उसे 10th ऑफरिंग के रूप में स्टैब करता है। ब्लड हर तरफ फैल जाता है। किम बोंगू हॉरर में अपने मुंह को ढक लेता है। ऑल्टर पर 10th और फाइनल कैंडल जलता है। मैसिव डार्क एनर्जी इरप्ट होती है, किम बोंगू को पीछे धकेल देती है। ह्यूज विंग डिमोनिक क्रीचर गारगोयल जैसी ऑल्टर पर ट्रेम्बल करती है। कांग जून उसे देखकर कमेंट्स करता है, प्रभावशाली एंट्रेंस। समन डीमन मार्बस सोचता है, सेंचुरीज बाद उसने अपनी किन की हत्या देखी थी और फ्यू सर्वाइवर्स को रेल्म्स में स्कैटर होते देखा। पावर खोने के बाद वीक फ्यूजिटिव बना, एंडलेस डायमेंशंस में घूमता रहा, लेकिन रिवेंज की इच्छा ने उसे एंड्योर कराया। मार्बस महसूस करता है कि उसने कुछ पावर रिगेन किया और इस स्ट्रेंज डायमेंशन के कॉल का जवाब दिया। डीमन थंडरस रोर में पूछता है, कौन मुझे समन करने की हिम्मत करता है और कौन प्रपोज करता है पैक्ट मेरे साथ? मार्बस, हेल के रखवाले। मार्बस देखता है, ये जगह परफेक्ट है अपनी पावर रीबिल्ड करने और रिवेंज प्लान करने के लिए। वह डिक्लेयर करता है, मैं अग्रीमेंट और एक्सेप्टेंस देता हूँ। कांग जून डीमन मार्बस को देखता है, अब मुझे याद आया। मार्बस कंफ्यूज्ड है, ये आवाज फेमिलियर लग रही है। कांग जून मुस्कुराता है, तुम वही थे जो उस समय पहले भागे थे, है ना? फिर मार्बस कांग जून को देखकर डर के मारे पहचान लेता है और बड़बड़ाते हुए सोचता है, क्या ये इमॉर्टल है? कांग जून हल्की मुस्कान के साथ ताना मारते हुए कहता है, अगर कोई ज्यादा जिए तो एक दिन सबसे मुलाकात हो ही जाती है। यहाँ तुमसे मिलना इंटरेस्टिंग है। वो आगे कहता है, काफी वक्त हो गया, तुम्हें देखकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। डरा हुआ मार्बस कांपते हुए पूछता है, तुम इस सूखे बेकार डायमेंशन में क्या कर रहे हो? कांग जून शांत स्वर में जवाब देता है, ये मेरा होम टाउन है। ये सुनते ही मार्बस झट से बोलने का लहजा बदल देता है, अरे ये तो वाकई बहुत शानदार डायमेंशन है। पर अंदर ही अंदर वो सोचता है, अब तो मैं गया, पिछली बार तो भागने का चांस था, अब तो वो भी नहीं।
मार्बस को याद आता है कि जब सारे बेहतर डीमंस एकजुट हुए थे तब भी वो कुत्तों की तरह हार गए थे और अब तो वो अकेला है। इस इमॉर्टल के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं है। वो मन में सोचता है, जब तक कांग जुन का ध्यान भटकाए रखूं, भाग जाना चाहिए। अपने बिखरे भाइयों को फिर से इकट्ठा करूंगा और एक दिन बदला लूंगा। ऐसा अंत नहीं हो सकता। फिर वो जमीन पर झुककर गिड़गिड़ाने लगता है, ग्रेट किंग ऑफ डेथ, मुझे माफ कर दो। लेकिन कांग जुन उसे बीच में रोक देता है। नॉर्मल तरीके से बात करो। मार्बस तुरंत कहता है, मेरी जान बख्श दो, मैं तो बस समनिंग रिचुअल से खिंचकर यहाँ आ गया था, इन्वेजन का कोई इरादा नहीं था। वो हाथ जोड़कर कहता है, मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा, किसी दूर की दुनिया में जाकर शांतिपूर्वक रहूंगा। कांग जुन उसकी बात सुनकर शांत स्वर में कहता है, ठीक है, समझ गया। मार्बस हैरानी से उसे देखता है। कांग जुन दोबारा कहता है, मैंने कहा ना जा सकता है। फिर वो डोल सू की ओर मुड़कर कहता है, सोल शायद हमारा इंतजार कर रही होगी, चलो ये खत्म करके घर चलते हैं। मार्बस खुशी से झुककर कहता है, थैंक यू ग्रेट इमॉर्टल, आपकी कृपा असीम है। लेकिन जैसे ही वो मुड़कर जाने लगता है, कांग जुन को अचानक 365 एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चाइल्ड पेरेंटिंग गाइड की बात याद आती है कि पेट्स बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत मदद करते हैं और जो बच्चे उनके साथ बड़े होते हैं उनका IQ ऑन एम्पैथी ज्यादा होती है। तभी जब मार्बस धीरे धीरे पीछे हट रहा होता है, कांग जुन उसे रोक देता है। रुको, मार्बस डरते हुए पूछता है, अब क्या चाहिए? कांग जुन ठंडे चेहरे से कहता है, भोंक कर दिखाओ। मार्बस चौंक कर कहता है, क्या? कांग जुन फिर आदेश देता है, कहा ना भोंको। मार्बस अंदर से गुस्से से कांपने लगता है। ये इमॉर्टल मेरी इतनी बेइज्जती कैसे कर सकता है? वो सोचता है, ये मुझे ऐसे शर्मनाक काम करने को मजबूर कर रहा है। कांग जुन ठंडी नजरों से कहता है, जोर से करो। आखिरकार मार्बस हार मानता है और जोर से भौंकता है, मन में कसम खाता है, आज की ये इंसल्ट मैं कभी नहीं भूलूंगा। कांग जुन कहता है, अच्छा किया, तुम इसमें काफी अच्छे हो। शर्मिंदा मार्बस झुककर कहता है, इट्स एन ऑनर फॉर मी। कांग जुन कहता है, मैं तारीफ नहीं कर रहा, तुम सच में डॉग जैसे लग रहे हो। डोल सू हंसते हुए कहता है, सच में बिल्कुल डॉग जैसा। मार्बस का गुस्सा अंदर उबलता है। मैं जो डीमन वर्ल्ड के बेहतर रूलर्स में से एक हूँ, आज इस हाल में। कांग जुन कहता है, ठीक है, पास हो गए, अब बदलो टेमाइसिरा, ट्रांसफॉर्म करो। मार्बस घबराकर पूछता है, किस में ट्रांसफॉर्म करूं? कांग जुन कुछ पल सोचता है, 3 साल की लड़की को किस तरह का पपी पसंद आएगा? मार्बस मन में घबराता है, मैं डीमन हूँ, मेरी पहचान मेरी क्रूअल्टी और पावर है, मैं गार्डियन ऑफ हेल कहलाता था। और अब तभी वो खुद को एक छोटे मोटे पपी में बदल देता है। कांग जुन देखता है, क्यूट है पर कुछ ऑफ लग रहा है। डोल सू कहता है, सर ये पेट के लिए काफी अच्छा नहीं है क्या? कांग जुन सिर हिलाता है, नहीं, ये थोड़ा कमजोर लग रहा है, लेग्स छोटी हैं, मूवमेंट स्लो होगा। डोल सू कहता है, अंदर तो वैसे भी अलग बीस्ट है, तो क्यों ना हेयर हाइनेस साउल की पसंद पर ध्यान दे। कॉर्गी रूप में मार्बस सोचता है, ये घटिया लोग मुझे नीचा दिखा रहे हैं, मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा। कांग जुन ठंडे स्वर में कहता है, कुछ और ट्राई करो। कांपते हुए मार्बस मान जाता है और एक फ्लफी व्हाइट पोमेरेनियन में ट्रांसफॉर्म होता है। कांग जुन कहता है, नेक्स्ट। फिर वो लॉन्ग हेयर डॉग में बदलता है। कांग जुन फिर कहता है, नेक्स्ट। वो डाकसुन बनता है। कांग जुन और चिढ़कर कहता है, नेक्स्ट। मार्बस फिर कॉर्गी बन जाता है। कांग जुन पूछता है, कोई प्रॉब्लम है? मार्बस हकलाते हुए कहता है, कौन? मैं? कांग जुन कहता है, हाँ तुम। मार्बस मन में सोचता है, ये मुमकिन नहीं कि वो ऐसा कहे। कांग जुन की आंखें सिकुड़ती हैं। नेक्स्ट फॉर्म दिखाओ। घबराकर मार्बस एक छोटे डोबरमन में बदल जाता है। कांग जुन का चेहरा खिल उठता है, परफेक्ट, ये सबसे अच्छा है। वो झुककर डोबरमन मार्बस के सिर पर हाथ फेरता है। मार्बस मन में जलता है, उसने मुझे छुआ, मैं डीमन वर्ल्ड के रूलर्स में से एक, और ये मुझे डॉग की तरह ट्रीट कर रहा है। लेकिन फिर वो सोचता है, ये टच अच्छा लग रहा है, टेल हिलाने का मन हो रहा है। डोल सू हंसकर कहता है, सर ये तो परफेक्ट बैलेंस है, ताकतवर भी और क्यूट भी, हर हाइनेस सियोल को जरूर पसंद आएगा। कांग जुन डोबरमन मार्बस को उठाता है और किम बोंगू से पूछता है, तुम्हें कैसा लगा? किम बोंगू हैरानी से कहता है, सर अमेजिंग लग रहा है। कांग जुन मुस्कुराकर कहता है, चलो अब घर चलते हैं। वो मार्बस को बाहों में उठाकर चलता है। मार्बस मन ही मन सोचता है, मैं बहुत इंसल्टेड फील कर रहा हूँ, लेकिन अजीब बात है, थोड़ा खुश भी हूँ। और जैसे ही कांग जुन और डोल सू मुड़कर जाते हैं, किम बोंगू पीछे से आवाज लगाता है, सर माफ कीजिए। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना हाइप करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।